इसमें महिला ने या तो सुसाइड कर लिया, मतलब किसी केरोसिन डाल के मर गई, या उसको जला दिया गया उस समय। तो उनकी डेड बॉडी देखते हुए जो एक फीलिंग और गिल्ट आता है वो अपने नहीं भूल सकते। वो देखा है अपने में, अपने आँख से हमने देखा है कि किस तरह से या तो हालात ऐसे हुए कि उसको अपनी ज़िंदगी का एंड करना पड़ा, या इन लॉज ऐसे रहे कि उन्होंने उसकी ज़िंदगी को एंड कर दिया। ये नहीं कह सकते कि पुलिस नहीं पहुंचेगी, पहुंचती है। सिस्टम ऐसा बनाया है, जीपीएस से लगी हुई, फ़ोन से कनेक्टेड हुई, जिस एरिया में जो है रहती है। तो ये 24/7 लाइक रात को भी घूमती रहती है। ओके, पेट्रोलिंग बहुत सी गाड़ियाँ रात को घूमती। ओके, तो हमें टाइम पे कॉल करना है तभी पुलिस टाइम पे आए। लेकिन मदद तो मांगनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ। बिना मदद मांगे या बिना इन्फॉर्म किए नहीं हो सकता। Hi everyone, welcome back to Level Up with Anona, where we take you one step ahead with every conversations of ours. पुलिस एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे सिर्फ हम दो एक्सट्रीम नजर से देखते हैं, या तो फुल सिंघम एक्सपेक्टेशंस, या फिर समवन जो शायद ब्राइब लेते हैं एंड हु आर नॉट नेवर ऑन टाइम। सो यही दो परसेप्शंस हमें हमेशा से दिखाए जाते हैं। बट पुलिस का एक तीसरा परसेप्शन है, जो मेन परसेप्शन है दैट दे वर्क सो हार्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड ऑर्डर। सो आज के हमारे गेस्ट है डीजीपी पुलिस रिफॉर्म्स अनिल प्रथम सर, जिन्होंने सारे परसेप्शंस को ब्रेक किया है और बताया है कि पुलिस कितनी स्ट्रांगली काम कर रही है, एंड उतने ही स्ट्रांगली आई थिंक हमें भी आगे बढ़ना होगा। एवरी क्राइम वी हैव टू रिपोर्ट, एवरीथिंग वी हैव टू बी देयर एंड वी हैव टू फाइट। सो पूरा एपिसोड देखना, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और इन्होंने जो चीज़ें बताई अगर आपको पता होगी ना तो कभी ना कभी ज़रूर लाइफ में काम आएगी। थैंक यू, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो सर, नमस्ते, वेलकम टू द शो। पुलिस एक ऐसा नाम है जिसको बहुत लोग सुन के एकदम खौफ में आ जाते हैं, पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सुन के बहुत संतुष्टि पाते हैं। एंड बहुत बार ऐसा होता है पुलिस की बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है, जो आप कर रहे हो, आपका डिपार्टमेंट कर रहा है, नई नई चीज़ें, और बहुत ऐसी कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हैं जो शायद नहीं पता होनी चाहिए, मिसकंसेप्शंस बेसिकली, जो मूवीज़ और सब बना रहा है जो पता है। तो ये एपिसोड मेरे को उसी बारे में करना है जिसमें लोगों को पता चले कि एक्चुअली पुलिस क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, इट्स माय प्लेजर टू होस्ट यू। थैंक यू, बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव आपने चुना है। थैंक यू सर। सो बस यही है, फर्स्ट यू आर डीजीपी पुलिस रिफॉर्म्स, राइट? सो जस्ट फॉर द ऑडियंस सर, एक बार आप बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऐसे समझा दोगे कि डीजीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं? डीजीपी एक रैंक है। जब हम पुलिस सर्विस ज्वाइन करते हैं तो आईपीएस एक डायरेक्ट ऑफिसर होता है, और वो एज ए असिस्टेंट एसपी, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी और डीजीपी। डीजीपी एक हमारी टॉप रैंक है जो कोई पुलिस ऑफिसर पहुंच सकता है। डीजीपी के अंदर, स्टेट के अंदर एक डीजीपी एंड हेड ऑफ पुलिस फोर्स होते हैं जो दूसरे हैं। मैं डीजीपी पुलिस रिफॉर्म्स हूँ। डीजीपी रैंक के और भी 3-4 अधिकारी होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग फंक्शन है। ओके। जो मेरा फंक्शन है पुलिस रिफॉर्म्स, जैसा कि नाम बताता है, तो पुलिस के अंदर जो भी सुधारा या रिफॉर्म होने चाहिए वो सब्जेक्ट को मैं डील करता हूँ। इसके अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग, ये सब्जेक्ट मैं डील करता हूँ। ओके। पुलिस का वेलफेयर कैसे हो ये भी मैं डील करता हूँ। और पुलिस डिपार्टमेंट के अलग अलग जो वर्टिकल्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी मेरा है। और पुलिस के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट से भी अगर कोई कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है तो वो मेरी जवाबदारी है। ओह माय गॉड, मतलब लिटरली पूरे स्टेट की पुलिस को कैसे संभाल के रखना है वो
आपकी जिम्मेदारी है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। संभाल के रखना तो डीजीपी एंड हेड ऑफ पुलिस फोर्स की जवाबदारी है। हाँ। मैं कोऑर्डिनेशन और जो हाँ, चीजें हैं right. वो करना मेरा काम। Wow. But sir, oh हाँ, first of all, you are from my college, you are my senior, so thank you so for covering you. So इतनी बड़ी पर आपने इतने सालों की जर्नी तय करी है, तब आप इस लेवल पे आए हैं। तो इज देयर, मतलब दिस इज समथिंग जो आपको हमेशा से करना था, एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी हियर? तो जैसा आपने कहा कि आप भी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से हैं, तो मैंने भी वहीं से बीकॉम ऑनर्स और एमकॉम किया था। जब मैंने ये किया था उस समय जो क्रेज था वो एमएनसी में जाने का था। हाँ, या एमबीए करके कॉरपोरेट में अपना इंडिपेंडेंट कुछ बिजनेस करना हो, तो ये था। लेकिन हमारी फैमिली में ही थोड़ा सा ऐसा था कि पब्लिक सर्विस में जाएं, ऐसी भावना सी, और कोई टॉप लेवल के ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट में बने, ऐसी इच्छा थी। तो हमने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उस समय दिए थे, बैंक हो या पब्लिक सेक्टर हो या दूसरे डिपार्टमेंट के हो। तो इस तरह से मेरा सिलेक्शन यहाँ भी सर, हुआ। पर सीधा सिविल सर्विसेज, आई मीन दैट्स लाइक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन टू पास। तो उसके लिए तो गट्स चाहिए सर, टू थिंक कि हाँ मुझे वहाँ जाना है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ना। देखिए, टाइम तो लगा ही। जैसे मैंने बताया कि कॉलेज एजुकेशन के बाद मैं लगातार कंपटीशन देता रहा, और आईपीएस से पहले मैंने कैनरा बैंक में मैंने जॉब किया। फिर मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एज ए ऑफिसर ट्रेनी कुछ समय के लिए ज्वाइन किया। उसके बाद मैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में भी रहा। उसके बाद मैंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ज्वाइन किया। देन आई केम टू दिस थिंग, सो दैट कंसिस्टेंट एफर्ट्स, तब तक आप एग्जाम दे रहे थे। एफर्ट्स वाज देयर। तो ये इसके बाद आने के बाद ये लगा कि ये फाइनल स्टॉप है, नाउ वी शुड कंसंट्रेट, एंड वी आर नाउ कंटिन्यूइंग दैट थिंग। नाइस। तो अगर आप ऐसे एस्पायरिंग सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको एक चीज़, इतने सालों की आपका एक्सपीरियंस है, एक चीज़ जो आप बोलना चाहोगे, तो आप क्या बोलोगे? एक ही सेंटेंस मैं बोलूँगा इसमें, वी शुड हैव टारगेट्स एंड वी शुड हैव नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इफ दैट टारगेट इज नॉट अचीव्ड। बैकअप एक हमेशा सोच के बैकअप हमेशा रहना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल बात है सर, ये लोग जनरली नहीं बोलते कि करते जाओ जब तक नहीं मिलता, बट दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग जो आप बोल रहे हो। इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी है, कॉमर्स हमने पढ़ा है, तो हम लाइफ भी उसी तरह से चलती है। अगर नहीं मिलता तो जिंदगी कोई खत्म नहीं हो जाएगी। हाँ जी। You have to be satisfied at some level, तो you decide that thing first। makes sense। तो बड़ा अच्छा, फिर आदमी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, बट सर ये क्यों है सिविल सर्विसेज में हमेशा यूपी और बिहार, ये दो स्टेट के होते हैं जो हमेशा ऐसा आता है कि टॉप पे है? व्हाई देयर इज नो नेम फॉर अदर स्टेट्स एज वेल? मेरे ख्याल में हर स्टेट का एक कल्चर होता है कि वहाँ की यूथ और वहाँ के लोगों को क्या अच्छा लगता है। जैसे यहाँ का बिजनेस है, जैसे यहाँ अगर देखें गुजरात का, तो उनको लगता है कि बिजनेस में हम ऐसे ही काफ़ी जल्दी से पैसे कमा सकते हैं। तो ये यहाँ की सोच रही होगी। हालांकि अब तो ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। और वहाँ क्योंकि दोनों स्टेट में बिजनेस का इतना रोल नहीं है, या वो एटीट्यूड भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, तो उनको लगता है कि लाइफ को अगर कुछ अचीव करना है लाइफ में, इकोनॉमिकली या स्टेटस के हिसाब से, या पब्लिक लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए, सिविल सर्विसेज इज बेस्ट। इसके लिए वो मेहनत करते हैं, दे आर कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं, तो इसलिए यहाँ आते हैं। ये परसेप्शन सर मेरा भी इधर आके चेंज हुआ। मैं हूँ यूपी से, और दिल्ली में जैसे पढ़ाई किया, तो वहाँ पे जो आपने बोला ना कि या तो प्लेसमेंट देना है या ऐसे ही भाग रहे हैं लोग, और यहाँ आके चेंज किया कि ये जो चेंज हुआ है कि पैसा कमाना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम एक सोचते हैं। बिजनेस और है, मतलब चीज़ें हैं, तो वही है कि तुम जहाँ जिस बैकग्राउंड में, सराउंडिंग में आते हो, तुम्हें तब चीज़ें चेंज होती है, और आई थिंक परसेप्शंस चेंज होते जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। ओके, तो मैं आई विल शिफ्ट द गेयर। अगर मैं पुलिस में, आपने क्योंकि इतने सालों का सर आपका एक्सपीरियंस है, तो एक चीज़ जो मैं पर्सनली पूछना चाहती थी
एक क्रिमिनल का माइंडसेट, मतलब आपने, बिकॉज आई एम श्योर आपने इतने देखे हैं, तो एक क्रिमिनल का माइंडसेट आपको क्या लगता है सर कि बचपन से उसकी जो सराउंडिंग रहा है, जो एक्सपीरियंसेस रहा है, उसकी वजह से ही इज़ लाइक दैट? व्हाई आई एम आस्किंग इज बिकॉज बहुत मैंने ऐसे इंटरव्यूज़ देखे और ऐसा देखा है जहाँ पे जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम किया ना, वो जब अपना क्राइम डिफाइन कर रहे होते हैं ना, बहुत हंस के डिफाइन कर रहे होते हैं, लाइक दे डोंट रिग्रेट कि मैंने ये किया, ये भी लाइक उसकी गलती थी और वो ये डिजर्व करता था। तो ये सिचुएशनल है या ये एक्सपीरियंसेस के साथ उनके समहाउ इनग्रेव हो जाता है? इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग क्रिमिनोलॉजी में थ्योरी है। एक थ्योरी ऐसी है कि जो लोग या जिनका माहौल क्राइम करने का है और उस माहौल में उसको प्रमोट भी करते हैं, तो वो क्राइम करेंगे और विदाउट एनी गिल्ट दे विल डू क्राइम। दे नो विलिंगली, उनकी फैमिली भी जानती है, तो वो क्राइम करते हैं। हालांकि इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। शायद आपको पता हो कि पहले इस तरह से कुछ लोगों को क्लासिफाई किया गया था कि ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, वो क्राइम करती हैं, वो करेंगी। पहले ऐसा था, हालांकि उसमें अभी चेंज हुआ है। लेकिन फैक्ट ये है कि जो क्राइम करना चाहता है, विलिंगली करता है, तो वो उसको छोड़ता नहीं है। जब भी मौका मिलता है वो क्राइम करता है, रिपीटेडली करता है, बिकॉज शी हैज गॉट मास्टरी इन दैट। उनका जॉब लगता है, उनका जॉब लगता है। ये एक कैटेगरी हुई। दूसरी कैटेगरी ये है जो किसी कारण से इनोसेंटली या किसी हालात से क्राइम में फंस गए हैं, एज ए विक्टिम फंसे हैं और उनको यूज किया जा रहा है क्राइम करने के लिए। तो दो कैटेगरी का हम यहाँ बात करना चाहें। मैं इन्फॉर्म भी करना चाहूँगा इसके माध्यम से कि हमें जो दूसरी कैटेगरी है, जो विक्टिम बन गई है, जो किसी कारण से उसमें आ गई है, तो उनको रिफॉर्म करना भी पुलिस का काम है, भी सरकार का काम है, तो वो करना चाहिए। और थोड़े जो क्रिमिनल माइंडसेट के जो लोग हैं, उनको तो स्ट्रिक्ट सजा, कन्विक्शन, मैक्सिमम पनिशमेंट वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद उनकी फैमिली को और दूसरों को सुधरने का काम करना चाहिए, जो पुलिस कर भी रही है, सरकार कर भी रही है। तो अब जो सर एक चीज़ देखी जाती थी कि जैसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जो टीवी पे रहे हैं ऑफ कोर्स, तो उसमें डेथ पनिशमेंट नहीं दी, स्टिल उनको सालों साल रखा। तो वो चीज़ें क्यों, मतलब सीधा डेथ पनिशमेंट उस केस में क्यों नहीं दी जाती है फिर? मतलब क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम किया होता है तब। देखिए, इसके बारे में मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। हाँ। पुलिस की क्या पावर है, क्या डिस्क्रिशन है, क्या व्यू है, मैं उतना ही बता सकता हूँ। पुलिस एक सब कल्चर है ओवरऑल सोसाइटी का। तो ये जो चीज है, ये रिसर्च है, डिस्कशन है, और उसके बाद लॉ बनता है। कि सजा का क्वांटम क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो ये सब उसकी बात है, इसके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि जो इंडियन लॉ सिस्टम है वो ये कहता है कि 99 क्रिमिनल भले छूट जाए, लेकिन एक भी इनोसेंट को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिस है हमारे सिस्टम का। तो हमें सज़ा देनी चाहिए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो हमारा लीगल सिस्टम है उसके अंदर जो भी मैक्सिमम सज़ा वो उसको मिलनी, वो आपको। हाँ, ठीक है। तो सर आपका कोई एक ऐसा क्राइम, एक ऐसा कुछ जो आपको याद है दैट यू सॉ एंड आप आज तक नहीं भुला पाए, ऐसा कोई इंसिडेंट है? इंसिडेंट में मैं अगर जो नहीं भुला पाए, वो ऐसे इंसिडेंट लाइफ के या कैरियर के शुरुआत के ही होते। हाँ। तो मैं जब मैं नई मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग,
एंड फील्ड ट्रेनिंग। जब इंडिपेंडेंट चार्ज जो मिला था तो मुझे कच्छ भुज में मिला था एज ए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसमें हम सब डिवीज़न को देखते हैं। सब डिवीज़न मतलब पुलिस, कई पुलिस स्टेशन को हेड करने को हम सब डिवीज़न पुलिस ऑफिसर बोलते हैं। तो उस समय हमें कुछ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी करने होते हैं। जैसे इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, वो इन्वेस्टिगेशन करता है, तो हमें भी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करने होते हैं। और कई केसों में हमें पर्सनली विजिट करके डायरेक्शन देनी पड़ती है। तो उस समय मैंने ऐसे कई केस देखे, इनफैक्ट जिसमें महिला ने या तो सुसाइड कर लिया, मतलब किसी कैरोसिन डाल के मर गई, या उसको जला दिया गया उस समय। तो उनकी डेड बॉडी देखते हुए जो एक फीलिंग और गिल्ट आता है वो अपने नहीं भूल सकते। वो देखा है अपने आँख से हमने देखा है कि किस तरह से या तो हालात ऐसे हुए कि उसको अपनी ज़िंदगी का एंड करना पड़ा, या इन लॉज ऐसे रहे कि उन्होंने उसकी ज़िंदगी को एंड कर दिया। तो वो चीज़ें अभी भी मुझे कई केस हैं जो हमें याद आते हैं, दिखाई देते हैं। तो बड़ा तो आप दुखद कैसे कोप अप करते हो ये सब चीज़ों के साथ? दुखद है। हम उनकी डेड बॉडी को अस्पताल में जाके देखना, पोस्टमार्टम करना, उसका पंचनामा भी करना होता है। डेड बॉडी का भी फिजिकल पंचनामा कि भाई कहाँ था, कितना जला, कैसे हुआ, कोस पार्ट हुआ, इस तरह से बहुत सारे छोटे। तो ये बहुत ही यही हमें याद रहता है जो एक दुखद होता है कि भाई लाइफ अल्टीमेटली किस तरह से एंड हो सकती है गलत तरीके से। तो ये कई चीज़ें हमें देखी हैं, याद हुई हैं, तो उसमें कन्विक्शन भी काफ़ी हुआ है। तो उससे एक चलो सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि उसमें कन्विक्शन हुआ। और आई थिंक ये जो लोग बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में और बहुत ऐसे मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं, वो उसका बहुत इफेक्ट होता है कि बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि वाइफ ने या प्रॉब्ली हस्बैंड ने अपने वाइफ को भी मार दिया, बच्चे को भी मार दिया और खुद भी मर गई फिर। सो आई थिंक मेंटली अनस्टेबलनेस एक टाइम के बाद फिजिकल अब्यूज पे जाती है। आई थिंक ये केसेस होते ही होंगे, राइट? इसलिए ये हकीकत है, और इसीलिए पुलिस ने सुसाइड प्रिवेंशन, हमारी हेल्पलाइन भी चलती हैं। ओके। तो हम ये भी गाइडलाइंस और लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों को गाइड करना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं कि हालात कैसे भी लाइफ को एंड नहीं करना चाहिए। वी शुड फेस अप द लाइफ। तो ये मैसेज सभी के लिए है, पुरुष हो या बच्चा हो या वुमेन हो, वी शुड फेस द लाइफ। तो ये आपने हेल्पलाइन एज इन ओपन कर रखी है? सो हाँ, हमारी सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन चलती है। तो अच्छा, तो फैमिली मेंबर्स कैन आल्सो कॉल? और यस, एनीवन अगर किसी को भी लगता है हाँ, कि मुझे कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, या अगर आपको लगता है कि किसी और को गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप खुद अपने आप ले सकती हैं, या दूसरे का उनको नंबर दे के उनसे कनेक्ट करके उनको पुलिस काउंसिल करते हैं। उसके बाद पुलिस ये भी समझाने की कोशिश करती है, और एक फ़ोन काफ़ी लंबा चलता है समझाने के लिए। जैसे काउंसलिंग ये बिग हाँ, टास्क, काफ़ी लंबा उसमें समझाना पड़ता है, कई बार समझाना। तो ये सर नेशनल एज इन मतलब गुजरात सबके अलग अलग नंबर्स है, कोई सेट नंबर है? गुजरात का हमारा एक अलग हेल्पलाइन नंबर है, हाँ जो हमने हमारी सुरक्षा सेतु सोसाइटी है हाँ, उसके तहत हमने वो हेल्पलाइन नंबर एक बनाया हुआ है, ओके। टू हेल्प द पीपल टू डील विद एनी सच सिचुएशन। कोई स्ट्रेस है या मेंटल प्रॉब्लम है या दूसरा प्रॉब्लम है, अच्छा, वो ना करे, एक बार फ़ोन करके पूछ ले तो समझ आ जाता है। तो ये आपने गुजरात पुलिस में सुरक्षा सेतु सोसाइटी के अंडर ये आपने एक इनिशिएटिव लिया है। एक है। नाइस। और सर अगर जैसे अब ये मेरे को ये पूछना था कि जैसे गुजरात में बहुत राइट्स होती हैं, हमारे 2002 में हुई, 1985 में हुई, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए आप कैसे आपको पहले इन्फॉर्म किया जाता है या आप कैसे प्रिपेयर करते हो इन सिचुएशंस के लिए, अगर पुलिस की बात करें तो? सिचुएशन का देखिए, हमारे पास इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इस चीज़ों का ध्यान रखता है कि कहाँ कहाँ
किसी तरह का अनरेस्ट या कुछ हालात ख़राब हैं, अच्छा, वो थोड़ा सा ध्यान रखता है। और लोगों से टच में भी रहते हैं वो लोग, ओपनली और सीक्रेटली भी गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं। और वो जो हमारी जो रेगुलर पुलिस है उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती भी रहती है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा एडवांस में प्रिपेयर। आप हमेशा एडवांस प्रिपेयर रहते हो कि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो किसको किधर भेजना है, क्या करना है। ओके। और जैसे अब हमारे नवरात्रे आने वाला है या वर्ल्ड कप आने वाला है, सो इनका भी प्रॉपर पहले से, क्योंकि दीज आर लाइक मैसिव इवेंट्स गुजरात के, बिल्कुल, तो इनमें भी पूरी प्रॉपर पॉलिसिंग कैसे होनी है, कहाँ पर होनी है, वो पूरी आप पहले से ही प्लानिंग करके रखो। पूरी बंदोबस्त स्कीम लोकल पुलिस बनाती है हाँ, और उसमें वो पूरा जितना पॉसिबल है उतनी मैन पावर डिप्लॉय करती है। हाँ, और ज़रूरत पड़ती है तो मेन डीजीपी ऑफिस से एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी मानती है तो उसको देते हैं। पर ऐसी सिचुएशन, जैसे रायट वाली सिचुएशंस की बात करी, ऐसी सिचुएशंस में हम भेजते हैं, मतलब आप जाते हो तो एज एन आई थिंक नीचे लोगों को डर तो लगता ही होगा ना ये सारी सिचुएशंस में। वी आर ट्रेन्ड टू डील विद द रॉइट्स, वी आर ट्रेन्ड टू डील विद सच मिसक्रिएंट्स, जो गुंडा तत्व हैं, जो शांति को भंग करना चाहते हैं, तो उनको कैसे डील किया जाए, तो ये हमारे सब पुलिसमैन को ट्रेनिंग है, वो डील कर लेते हैं। तो इंडिया में अगर मैं सर बात करूं, इंडिया में अभी अगर सबसे ज़्यादा कौन सा क्राइम है, मतलब इज इट रेप, इज इट थेफ्ट, और क्या है, विच इज़ द बिगेस्ट क्राइम दैट इज हैपनिंग इन इंडिया एज ऑफ नाउ? देखिए, क्राइम बिगेस्ट तो हम नहीं कह सकते, मतलब जो सबसे सीरियस क्राइम है अगर हम कहें तो मर्डर है, रेप है, लूट है, ये बहुत सीरियस क्राइम्स हैं और ये होते हैं और इसको इमीडिएटली जो भी पुलिस एक्शन लेना होता है वो लेते हैं। अभी जो लेटेस्ट क्राइम चल रहे हैं वो साइबर क्राइम और इकोनॉमिक क्राइम्स। इकोनॉमिक क्राइम मतलब इकोनॉमिक क्राइम मतलब जो पैसे का चीटिंग कैसे किया जाए, ओके, तो वो क्राइम कैसे पेपर में हेर फेर करके, कुछ चीटिंग करके, किसी कंपनी को मिस रिप्रेजेंटेशन करके, किसी ना किसी तरीके से हजारों लाखों करोड़ों रुपए किसी दूसरे बहाने से लेके फिर वापस ना करना। ओके, किसी काम के लिए पैसे लिए और लेकिन पैसे किसी दूसरी जगह डाइवर्ट कर देना, उसको वापस ना करना। तो ऐसा हमने देखा है कि बैंकों के बहुत सारे पैसे गए हुए हैं, लोगों ने लोन लिया वापस नहीं किया। आपने किसी को उधार दिया तो वो उधार आपको वापस नहीं देता। हाँ, आपने कोई स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो स्कीम पता चला कि बोगस स्कीम थी, तो वो कंपनी ही बेकार थी। तो इस तरह की चीटिंग वाले क्राइम भी गुजरात में बहुत होते हैं। ओके, ओके, तो साइबर क्राइम और इकोनॉमिक क्राइम आजकल लेटेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो जिनका इफेक्ट भी बहुत है। इफेक्ट मतलब इससे काफ़ी पैसा इधर से उधर हो जाता है, वो लोगों को आई रिसेंटली हैड एन इंसिडेंट, मेरे साथ ये हुआ था। मेरे पास एक कॉल आया और उन्होंने बोला ऐसे कि आपका पार्सल जो है वो बॉम्बे में अटक गया है। अब मैंने एक्चुअली एक ऑर्डर किया हुआ था, बॉम्बे में अटक गया, जो पता नहीं क्या खालिस्तान और समथिंग इधर जाना था वो। तो मैंने बोला मेरा एक पार्सल आना था, तो मेरे को लगा उसके लिए है, तो मैं कंफर्म करने लगी। तो उन्होंने बोला कि आप वेट करो, मैं आपको कनेक्ट कर देता हूँ। फिर उसने मुझे कनेक्ट कर दिया और इतनी देर में, और वो वेट करके, मैडम मैं चेक करूँ, आप अपना नंबर बताओ, मैं चेक करूँ। तो आई वाज स्टिल कि भाई मेरा पार्सल अटका हुआ है तो मैं उसी के लिए होगा, मैं चेक कर रहा हूँ। और उसके बाद जब मुझे समझ आया कि ये सिर्फ वो कर रहा है, जब उसने नाम बोला कि आपका इधर पाकिस्तान जाना है, मैंने कहा वो तो मेरा पार्सल है ही नहीं। मुझे समझ आया, तो जैसे ही मैंने प्रेस रिकॉर्ड किया ना, तभी उस बंदे ने काट दिया। मतलब वरना क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर था, तो ये चीज़ तो बहुत सेम हैपन, मतलब हमारे तो पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ऐसा हो जाता है कि 2 मिनट के लिए यू कीप थिंकिंग कि क्या है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। तो इसमें एडवाइस ये है हाँ कि पढ़े लिखे तो ठीक है कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रह के कॉमन सेंस भी लगानी पड़ेगी। कई बार वो इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं, हाँ, इतने
इनोसेंटली बात करते हैं और वो उस दोनों तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी ले लेते हैं। तो जैसे क्रेडिट कार्ड का जो फ्रॉड है या नेट बैंकिंग के जो फ्रॉड है, वो इसी तरह के हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन उसने किसी भी तरीके से आपसे ले ली है और उसको फट से उसने नेट बैंकिंग या उस तरह से पैसा बैंक से हाँ निकाल बिल्कुल है। तो अगर सर ऐसा जस्ट इन केस, मतलब वैसे तो लोगों को ऑफ कोर्स रहना ही चाहिए प्रिवेंटिव, पर अगर जस्ट इन केस ऑल ऑफ सडन दैट हैपेंस, तो नेक्स्ट एकदम इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? इमीडिएट एक्शन आपका ये है कि आपका जो बैंक है उसको इमीडिएटली फ़ोन करिए कि ऐसा हुआ है और मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए। और दूसरा, आप हमारी जो पुलिस स्टेशन है या साइबर हेल्पलाइन है, साइबर की भी हेल्पलाइन है, वहाँ आप इमीडिएटली फ़ोन करके ये अपना मेंशन कर दें कि ये हुआ है, तो ये FIR हो जाएगी आपकी। बट प्रोएक्टिवली हो जाए, एक्टिवली हो जाएगी। ओके। तो ये इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो एक चीज़ आती है ना कि अगर फ़ोन करे और ना हो पाए, बात ना हो पाए कुछ, तो वो एक बहुत बार रुक जाता है उस चक्कर में। नहीं, देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ। कई बार कोई एक नकली नोट कहीं से मिला तो हम बोलते हैं ये तो 20 रुपए का नोट है, क्या कंप्लेन करनी। लेकिन यहाँ अगर आप पूरे मैक्रो लेवल से देखें, इंडिया लेवल से देखें, तो कोई गैंग एक नोट करके भी इधर उधर नकली नोट चलाता है, तो वो किस तरह से इकोनॉमी में गलत काम करता है। तो हमें ये भी सोचना है कि हम अपने तरीके से ना सोचें। जिस चीज़ में अगर गवर्नमेंट या पुलिस ने बताया हुआ है प्रोसीजर कि आप इन्फॉर्म करो, तो करना चाहिए। बट सर एक इमीडिएटली आपको भले नहीं मिलेगा कुछ, लेकिन वो रिकॉर्ड में पुलिस के आएगा, तो भविष्य में जब रिकवरी होगी या जब गैंग पकड़ा जाएगा तो उससे टैली हो जाता है। ओह, तो मतलब FIR करा। पर सर आपको, मतलब मैं ऐसे पर्सनल एज अ पर्सन बता रही हूँ कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में आता है कि इट्स अ हैसल, द प्रोसेस इट्स कि हम जाएंगे, हम FIR कराएंगे, फिर वो पूरे क्वेश्चंस पूछते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि यार उनको पूछेंगे, हमें नहीं बताना, तो शायद इस चक्कर में लोग नहीं कराते हैं। तो फर्स्ट आप बोल रहे हो कि FIR तो कराना ही चाहिए कोई भी सिचुएशन हो, राइट? बट उसको थोड़ा स्मूदन अप कैसे कर सकते हैं? उसके लिए पुलिस ने ऑलरेडी कुछ काम किए हुए हैं। ओके। देखो, पहली बात तो ये है कि पुलिस का बिहेवियर से पब्लिक थोड़ा सा कंसर्न रहती है। हाँ, और आई थिंक सर ये मैं जो स्टार्ट में बोला ना, ये एक सोशल मीडिया और टेलीविजन कंटेंट, मूवीज, इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो हमने ये कोशिश की है कि उनको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाए। अच्छा, पुलिस क्यों? उनको एटीट्यूडनल चेंजेस पॉजिटिव हो उसकी ट्रेनिंग दी जाए। ओके। और वो देते रहते हैं बीच बीच में, हाँ। ताकि उनका पब्लिक से इंटरेक्शन अच्छी तरह से कैसे करें, परसेप्शन उनका अच्छा बने, इसकी हम बीच बीच में ट्रेनिंग और गाइडेंस उनको देते हैं। ये पुलिस की बात हुई। दूसरा, जो पब्लिक है उसको भी ये समझना है कि अगर वो इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो वो चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं आएगी। वो रिकॉर्ड पर नहीं आएगी तो जो क्रिमिनल है उसको और प्रोत्साहन मिलता है। तो इसके लिए भले आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन ये करिए। इसीलिए हमने कई चीज़ों में फिजिकल FIR ना करनी पड़े, इसके लिए हमने eFIR का प्रोविज़न रखा हुआ है। तो आप घर से इलेक्ट्रॉनिकली, मोबाइल से या लैपटॉप से eFIR कई केसों में कर सकते हैं। जैसे मोबाइल गुम हुआ, या व्हीकल गुम हुआ, या कुछ इस तरह का कुछ साइबर क्राइम हुआ, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आप eFIR के अंतर्गत कर सकते हैं। eFIR मतलब हमारा कोई एप्लीकेशन? हमारा एक सिटीजन पोर्टल है। अच्छा, सिटीजन पोर्टल। ये सर ये गुजरात के लिए या हॉल? गुजरात में ये गुजरात पुलिस का इनिशिएटिव है। एक दूसरा समझ लीजिए कि जो पुलिस सब्जेक्ट है, हाँ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट, इट इज नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट। तो स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल पर्पज टू प्लान, एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट। तो ये हमारा स्टेट सब्जेक्ट है और सारे स्टेट गवर्नमेंट के सब ये इनिशिएटिव। ठीक है, ठीक है। तो आपने पोर्टल बना रखा है, वहाँ पर जाके हम
EFIR रजिस्टर करा सकते हैं। Yes. और ये आप जैसे जो कॉमन चीज़ें हैं कि कार्ड खो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, तो इन सब के केसेस में हमें, क्योंकि ये इजी बहुत हो गया, पैन कार्ड मेरा खोया तो मैं आराम से बनवा सकती हूँ, बहुत इजी प्रोसेस है, बट स्टिल हमें FIR कराना चाहिए उसके लिए भी, या उसके लिए चलेगा दोज थिंग्स के लिए FIR जो भी नॉट चीज़ रिक्वायर्ड? गुम होती है हाँ, उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है। ठीक जो भी चीज़ गुम होती है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, पासपोर्ट हो गया, पान कार्ड हो गया, आई कार्ड हो गया, तो वो गुम होगा तो ये रिकॉर्ड पे रहेगा, कहीं मिसयूज नहीं होगा। ओके। तो ये जरूरी है कि छोटी छोटी चीज़ें का रिपोर्टिंग। सिटीजन पोर्टल की मैं जो दूसरी बात बताना चाह रहा था कि ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो पब्लिक को पुलिस के पास जाना पड़ता है अलग अलग तरह के लाइसेंस के लिए, या कई बार आप रेंट पे मकान देते हो तो उसका इन्फॉर्म हमें करना होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें सिटीजन पोर्टल के थ्रू आप ऑनलाइन उस सर्विस करा सकते हैं, तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इसका उपयोग हमें करना चाहिए। आज के डिजिटल युग में वी शुड आल्सो यूटिलाइज दिस डिजिटल सर्विस। तो मतलब पुलिस फुल टेक्नोलॉजी के पास आ रहा है। We are doing it. Nice. और सर जैसे आप गुजरात की बात कर रहे हो तो आप वहाँ पर बोल रहे हो कि इकोनॉमिक क्राइम्स और ये साइबर क्राइम गुजरात में स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा हो रहा है। काफी है, ओके। ऑल ओवर इंडिया भी चल ही रहे हैं, लेकिन हाँ। गुजरात क्योंकि काफी डेवलप्ड स्टेट है, बिजनेस इकोनॉमिक क्राइम तो Business- बिजनेस है तो बिजनेस लोगों का स्टेट है, तो वो क्राइम तो इस तरह से यहाँ। हाँ हाँ, ओके ओके। तो ये जैसे अगर मैं हम मूवीज़ की बात कर रहे थे सर, तो मैं वही आपसे पहले भी जब हम बात कर रहे थे तो मूवीज़ में तो दो परसेप्शन दिखते हैं पुलिस के, या तो एकदम फुल सिंघम एक्सपेक्टेशन की बस पुलिस इज वो, या फिर एकदम ऐसा somebody एकदम एक्सट्रीम दिखा देंगे कि पुलिस इज ऑलवेज टेकिंग ब्राइब एंड नॉट वर्किंग एंड डूइंग दिस एंड दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या कमेंट है उस पर कि ये जो दो चीज़ एकदम एक्सट्रीम है, पुलिस क्या है, आप क्या बोलना चाहोगे उसके लिए? आपने ह्यूमन राइट्स का नाम सुना है? हमारे यहाँ ह्यूमन राइट एक्ट है, 95 में ह्यूमन राइट्स अमल हो चुका है इंडिया में, ह्यूमन राइट कमीशन बने हुए हैं। तो मैं पुलिस को 2 फेज में डिवाइड करता हूँ। फेज नंबर 1, जब ये ह्यूमन राइट्स ऑफिशियली अमल में नहीं आया था तब की पुलिसिंग कैसी थी, वो जब ये अमल में आ गया तो तब की पुलिस कैसी है। तो जो पहला फेज है वहाँ सिंघम स्टाइल पुलिस चलती थी, ओके। चल सकती है, लेकिन जो दूसरा फेज है ह्यूमन राइट्स का, तो यहाँ ये नहीं चल सकती। पर आपने 2 फेज डिवाइड कैसे किया ह्यूमन राइट्स के, उससे मतलब कैसे? मैंने 95 में एक्ट आया था हाँ। इंडिया में, हाँ। और हमने कमीशन बना दिए थे। अच्छा, जो कमीशन आया उसके बाद जो आपको कमीशन है, तो कमीशन के पास लीगल पावर है, पुलिस इज अकाउंटेबल एंड पुलिस कैन बी पनिश्ड इफ दे वायलेट द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स सभी के होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो। तो आपको क्रिमिनल को भी, या जिसके अगेंस्ट में FIR दाखिल हो चुकी है, उसको भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही आप सजा दिलवा सकते हैं। पर कभी कभी ये सर आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता फिर? वो अलग बात है। मैं आपका सिंघम का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। सिंघम अगर वो फेज 2 में सिंघम बनेगा तो ही कैन आल्सो बिकम ए प्रिजनर। आप समझिए, कई केस आपने अभी देखे होंगे, सुने होंगे, हाँ। ऐसा होता है। तो पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस इज बाउंड टू फॉलो। जब हम शपथ लेते हैं तो हम संविधान की शपथ लेते हैं, हम कायदे की शपथ लेते हैं। तो जब ये कायदा बन गया है कि हम 3rd डिग्री इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम सिंघम को अगर सिंपल भाषा में कहें तो वो वायलेशन ऑफ कई एक्ट है, हम नहीं कर सकते। हम सिंघम बन सकते हैं, वो कैसे? हम कायदा
कायदे के हिसाब से इमीडिएट FIR दाखिल करें, कायदे के हिसाब से जो भी आर्टिकल्स या सेक्शन लगते हैं उनको अप्लाई करें, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करें, इन्वेस्टिगेशन के अंदर हर तरह के एविडेंस इकट्ठा करें, जल्दी से कोर्ट में सजा के लिए भेजें, कोर्ट से सजा उसको हो तो भी हम सिंघम कहलाए जा सकते हैं। मेक सेंस। तो अपना काम जो लिखा है हमारे, वो अगर हम अच्छे से करें, सो दैट इज लाइक आई थिंक एवरी पुलिस इज अ सिंघम। आपको शायद याद है कि नहीं है, पिछले 3-4 साल में मैं IG वुमेन सेल करीब 10 साल से ज़्यादा रहा। आई लुक्ड आफ्टर चार्ज ऑफ द क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो उस समय कई केसेज ऐसे हुए हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन और कन्विक्शन कुछ ही दिनों में हो गया और उसमें लाइफ उसको फांसी तक की सज़ा मिल रही है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सज़ा मिली है। तो ये सब सिंघम टाइप के काम हैं जो भी हमारा पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेट किया, जो IO है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर है, तो ही एक्टेड एज ए सिंघम, फटाफट सब किया, तो वो सिंघम है। परिभाषा बदल जाएगी लेकिन सिंघम का काम तो बस वही एक्चुअल परिभाषा है ना, दिस इज द एक्चुअल परिभाषा। हाँ, मेक सेंस। तो सर ये आपने जो विमेन सेल में भी काम किया है, तो गुजरात को आप ऐसे बोल सकते हो लाइक इट्स अ सेफ स्टेट फॉर विमेन? सो सेफ सिटी तो एक सिचुएशन है। हम ये कह सकते हैं कि गुजरात में महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए हमने बहुत सारे सिस्टम को प्लेस किया हुआ है, एक्टिवेट किया हुआ है, जागरूक किया हुआ है लोगों को भी, पुलिस ऑफिसर को भी। तो एक कॉन्फिडेंस वुमेन का हम कह सकते हैं कि हमने उनको दिया हुआ है, उनको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी हुई है, उनको सारे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। ये ट्रेनिंग सबके लिए है जो काफ़ी लेवल पे अपने दिया हुआ है। हाँ। तो वो किया है, तो वो सब हमने किया है, तो एक कॉन्फिडेंस का माहौल उसको मिलता है। तो इससे एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो ये हम कह सकते हैं सेफ की जो परिभाषा है वो यही है। हालांकि कई सिचुएशन में अचानक कुछ हो जाए, कोई मौका ना मिले, तब क्राइम हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन कोई हिम्मत से नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं क्राइम कर दूं और बच जाएगा महिलाओं के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और हमारे जो इंडिकेटर्स हैं गुजरात पुलिस के, उसमें हमारी पोजीशन काफ़ी अच्छी है इन कंपेयर टू अदर स्टेट्स, कि महिलाओं के अगेंस्ट अगर क्राइम होते हैं तो उनके इमीडिएट डिटेक्शन, सजा, एक्शन वो हम लेते। सिंघम गुजरात सिंघम पार्ट 2 नाइस। तो सर ओके, तो अगर गुजरात मतलब एक चीज़ जो मैं जैसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बोला ना कि मिसकंसेप्शंस जो हैं बहुत, तो एक जो बहुत मेन मिसकंसेप्शन है इस पुलिस कभी टाइम पे नहीं पहुंचती। ये एक है जो आई थिंक हर इंसान पता नहीं क्यों पिक्चरों ने और सबने बैठा दिया दिमाग में। इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? मैं आपको एग्जांपल दूं, पिक्चर के ही आप देखें तो जब 80s के अंदर अमिताभ बच्चन या शत्रुघ्न सिन्हा या दूसरे पुलिस के जो रोल करते थे पुलिस ऑफिसर के, तो आपने भी नोट किया होगा कि कहीं से फ़ोन आता था कि ये क्राइम हुआ, तो वो अगर खाना खा रहा है या नाश्ता कर रहा है या कुछ कर रहा है, वो वही फ़ोन छोड़ के और वहाँ से निकला और गाड़ी अपने आप ही स्टार्ट करके चला जाता था। हाँ। ये आपने कई बार सीन देखा होगा। हाँ। हालांकि ये प्रैक्टिकली इतना जल्दी होता नहीं है, वो थोड़ा सा कुछ टाइम लेता है निकलने में। हाँ। लेकिन उस समय भी ऐसा तो है नहीं कि पुलिस लेट पहुँचती है। हाँ। फिल्म के हिसाब से भी कई सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर जल्दी पहुँचा है। ये फिल्म की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव भी था। हाँ। इसी तरह से हमारी पुलिस की
जो मोबाइल वैन है, जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है, जो शी टीम्स की व्हीकल्स हैं, ओके उसके अंदर पुलिस वाले हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, उनके पास सब फ़ोन है। जैसे ही कोई घटना घटती है या कोई फ़ोन करता है, सामने से पुलिस व्हीकल उसके पास जाता है, घटना के यहाँ भी जाता है। जैसे 181 है या शी टीम की टीम है, ये घूमती रहती है, पेट्रोलिंग करती रहती है। अच्छा तो अगर कहीं मैसेज मिला कि राजपथ के पीछे कोई प्रॉब्लम है, तो उसको जैसी मैसेज मिला वो वहाँ ही स्थल पे पहुँच जाएंगे, जगह पे पहुँच जाएंगे, उसकी मदद करते। तो हम ये कह सकते हैं, अब ये नहीं कह सकते कि पुलिस नहीं पहुँचेगी, पहुँचती है। सिस्टम ऐसा बनाया है, जीपीएस से लगी हुई, फ़ोन से कनेक्टेड हुई जिससे गाड़ियाँ जो है घूमती रहती हैं। तो ये 24/7 लाइक रात को भी घूमती रहती है। ओके पेट्रोलिंग बहुत सी गाड़ियाँ रात को घूमती। ओके, तो हमें टाइम पे कॉल करना है तभी पुलिस टाइम पे आए। लेकिन मगर मदद तो मांगनी पड़ेगी ना, हाँ हाँ बिना मदद मांगे या बिना इन्फॉर्म किए हाँ। नहीं हो सकता। और अगर सर जस्ट इन केस ऐसा कुछ हो कि हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इंसिडेंट हो और कहीं नहीं लग पाया, तो टेक्नोलॉजी जैसे आपने बोला, तो ऑनलाइन भी हम किसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं या फ़ोन ही एक माध्यम है? हर डिस्ट्रिक्ट और सिटी में हमारा वेबसाइट है, अच्छा सबका ईमेल आईडी या ईमेल सबका दिया हुआ है, तो उसमें भी वो कई बार इन्फॉर्म करते हैं, हाँ तो एक्शन लिया ही जाता है। ऐसा नहीं है, पुलिस भी काफ़ी मॉडर्न हो चुकी है। हमारे पास भी काफ़ी आईटी का नेटवर्क का सिस्टम है। हम खुद चाहते हैं कि कम्युनिकेशन चैनल फास्ट हो। ओके और अगर सर मैं जैसे आपने लॉज एंड एवरीथिंग सबका हमने अभी बात किया, सर गुजरात में एल्कोहल कभी लीगल नहीं होगी? ये एक क्वेश्चन व्हाई आई एम आस्किंग इज, इट्स नॉट मी, ये नेशनली सब पूछते हैं कि व्हेन इट कम्स टू गुजरात एल्कोहल वैलिड नहीं है, बट आई थिंक कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। तो और ऐसा भी बोला जाता है कि जहाँ पे जो चीज़ नहीं होती ना, वो उस चीज़ के लिए लोग सबसे ज़्यादा भागते हैं। तो इसको आपका क्या परसेप्शन है इस पे कि इसको कर देना चाहिए वैलिड या क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्या बोलोगे? मेरा मानना ये है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का पढ़ा हुआ, हाँ तो वो कॉलेज इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का टॉप कॉलेज है। तो हमें पता है कि डिमांड एंड सप्लाई का इकोनॉमिक रूल चलता है। तो वो जो डिमांड एंड सप्लाई है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और जब बिजनेस है, अगर कोई क्राइम एज ए बिजनेस, एज ए ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस और एज ए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिजनेस के लिए अगर कोई करता है और वो रिस्क ले रहा है, तो हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि जितने ज़्यादा अरेस्ट हो, जितने ज़्यादा सीजर हो, जितने ज़्यादा कन्विक्शन हो, जो ये कर रहा है तो हम करेंगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसने बनाई? गुजराती लोगों ने बनाई। इसका मतलब जो लॉ बनाया वो किसने बनाया? गुजरात गवर्नमेंट की मेजॉरिटी ये चाहती है कि ये प्रोहिबिशन पॉलिसी रहे, वो रहे। वो जिस तरीके से उसका अमल चाहते हैं, हमारा काम ये है कि पुलिस का कि उसको अमल किया जाए, वो हम करते। एंड आई डोंट तो थिंक हमारा कोई ओपिनियन नहीं होता। एज ए ऑफिसर वी आर बाउंड टू फॉलो द पॉलिसी। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, वो 5 साल के बाद आप वोट डाल के अपना ओपिनियन वहाँ डाल सकते हैं, बट देयर इज नो ओपिनियन। वी आर ऑफिसर, वी हैव टू फॉलो द पॉलिसी मेड बाय द गवर्नमेंट। चाहे कि मतलब एट टाइम्स, जैसे मैंने पहले भी पूछा था कि रेस्ट्रिक्शंस भी कभी कभी आते हो गए आई थिंक गवर्नमेंट की वो साइड। रिस्क ले रहा है ना, हम सजा कर रहे हैं, अगर वो रिस्क लेने को तैयार है तो वो तो मैं नहीं रोक सकता ना। अगर कंज्यूमर
गलत काम कर रहा है तो हम उसको FIR करते हैं, करेंगे आपके जो हमारा है ये काम। समझ बाकी तो हम किसी का ह्यूमन राइट वायलेट नहीं कर सकते। हम किसी के घर में जाके बैठ नहीं सकते कि भाई हाँ। किस तरह से कर रहा है, तो वो सब चीज़ें है। तो इनफैक्ट तो मतलब ये भी एक चीज़ हो सकती है कि जैसे गुजरात में कंपैरेटिवली बोलते हैं कि क्राइम रेट ऑफ कोर्स लाइक आई थिंक 10th उस पे आता है क्राइम, अगर क्राइम्स की बात करूँ इंडिया में तो 10th स्टेट है। सो इट्स लाइक एट अ वेरी काफ़ी बाद में आता है। तो एक कि ये सब चीज़ें नहीं है, उसको बोल सकते हैं कि दैट कैन बी वन रीज़न कि गुजरात में कंपैरेटिवली ये तो- इन्वेजन और चोरी और रेप कम है कंपैरेटिवली। देखो ये तो बिल्कुल बोल ही सकते हैं, हाँ क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ। हाँ मैं वो जानता हूँ कि ड्रिंक्स करने के बाद बिहेवियर कई लोगों का खराब होना, हिंसक होना होता है, क्राइम भी होता है। तो एटलीस्ट यहाँ ये तो डर है कि वो पब्लिक रोड पर, ये चीज़ नहीं। पब्लिक प्लेस पे आके ये सब चीज़ नहीं कर सकता। अगर उसने पिया भी है तो जब इन्फॉर्मेशन होगा उसके ऊपर FIR होगी। हाँ वो घर में बैठ के कर रहा है तो किसी को पता नहीं चल रहा है, तो ये तो उसको भी डर है, इसलिए बाहर निकलते ही नहीं है। बाहर निकल नहीं रहा। बाहर निकलेगा तो यहाँ गाड़ी में जाएगा तो गाड़ी वाला चेक कर सकता है। और जहाँ मना होता है वहाँ ऐसे पकड़े जाओ तो फिर और हाँ, तो ये है, तो ये पॉसिबल है एक तरह से, उस तरह से सरकार का मन है, लोगों का मन है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ सर जो आप जनता को बोलना चाहते हो कि आप जो करना चाहते हो बट आपको उसमें जनता का सपोर्ट चाहिए होगा, तो वो कोई एक चीज़ जो आप बोलना चाहो जिससे आप इम्प्लीमेंट कर पाओ वो चीज़ें। और मेरा तो कहना सिर्फ इतना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हार्मनी में रहना, हम सिर्फ यही ट्राई कर सकते हैं। हार्मनी में रहना हर इंडिविजुअल की खुद की जवाबदारी है। अगर क्राइम होता है और अगर पीस में डिस्टरबेंस होता है तो ये कोई इंडिविजुअल ही पहले इनिशिएट करता है। तो अगर वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी जो संविधान में लिखी हुई है अगर वो फॉलो करेगा तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो इसलिए कम्युनिटी पुलिसिंग कंसेप्ट हमारा जो है, सुरक्षा सेतु सोसाइटी के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी ड्यूटी के बारे में भी उसको अलग अलग तरीके से पब्लिक को अवेयर करते हैं। अच्छा। कि भाई आप अवेयर रहो, अच्छी बात है, ये आपकी ड्यूटी है। तो जब वो जैसे जैसे अवेयर होगा तो ये सब चीज़ें होती जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर हम पब्लिक को अवेयर करते हैं विच इज ए कंटिन्यूस एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस, तो क्राइम के अंदर भी रिडक्शन होगा। और आपस में कई बार जो झगड़े होते हैं या दूसरा प्रॉब्लम होती है उसमें भी रिडक्शन होगा। एंड पीसफुली ऑल कैन लिव। और जब पीसफुली रहेंगे तभी बिजनेस होगा, ऑफ कोर्स। पीसफुल रहेंगे तभी आर्ट का काम होगा, नए इनोवेशन आएंगे, नया ग्रोथ होगा। भारत ये आगे तो वही है सर, अगर रूल्स सब फॉलो करें तो आई थिंक चीज़ें बहुत इजी हो सकती हैं। तो ये बट वो ये जो बेसिक चीज़ें बोली गई हैं हम उसी पे हम नहीं करते हैं, देन किसी और को ब्लेम कर देते हैं कि ये मेरे साथ हो गया। बेसिक वही बात होती है। और जैसे आपने अभी बिकॉज यू आर इन पुलिस रिफॉर्म्स, और जैसे मैंने अभी वो बात करी ना कि एक साइड इनकम एक्सपेक्टेशंस होते हैं और एक साइड ब्राइब ले रहे हैं, ऐसा ही रहता है। तो मुझे इसमें एक चीज़ से पहले तो पूछनी थी कि जैसे आई डोंट नो आपके लेवल पे, पर जो नीचे लेवल पे होते हैं प्रॉब्ली कांस्टेबल्स एंड एवरीथिंग, उनका हाउ इज द सैलरी फॉर देम? व्हाई आई एम आस्किंग इज कि आई वाज जस्ट मतलब कैन दिस बी अ रीजन कि बिकॉज जितना उनका वर्किंग आवर्स होते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क दे डू एंड द काइंड ऑफ सैलरी दे आर गेटिंग, सो दैट माइट बी एन ऑप्शन फॉर देम टू गो विद लाइफ। तो देखिए, जब भी कोई पुलिस वाला हाँ नौकरी ज्वाइन करता है तो उस समय ही उसको पता रहता है कि उसकी क्या सैलरी, पर्क्स और फैसिलिटी रहने वाली है। उसी समय उसको पता रहता है कि क्या उसके ऑब्लिगेशंस
कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शन हैं, तो चूज उसी को करना था। जब एक बार चूज कर लिया, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ। बट आपके सामने सर कभी ऐसा आया है कोई इंस्टेंस इंटरनली कि somebody has taken a bribe or something, और क्या होता है फिर उसके केस में? वैसे तो बहुत से केस आए हैं, तो क्या क्या? ऑलरेडी होता ही है। तो हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो है, हाँ आपको पता ही होगा कि एंटी करप्शन एक्ट भी है। हाँ अगर कोई गलत तरीके से कुछ लिया है, कंप्लेन करते हैं, तो बहुत से पुलिस वाले भी उनके Suspend. अगेंस्ट में केस हुआ है, अच्छा तो सजा भी हुई है, जेल भी गए हैं। ऑलरेडी एंटी करप्शन का हेल्पलाइन नंबर है, कोई अगर विक्टिम है तो वहाँ कर सकता है। और वह पुलिस वाले को अगर सूट नहीं करता, मैंने जो बताया ना स्टार्टिंग में ही, तो स्टार्टिंग में ही उसको या तो ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, और अभी भी अगर ज्वाइन कर लिया तो ऑप्शन है कि वो छोड़ भी सकता है। बट वी कैन नॉट टेक दिस व्यू हाँ कि दिस कैन नॉट बी द रीजन कि भाई कम सैलरी है या वो है। ही न्यू इट, वी न्यू इट, हाँ देन यू टू फॉलो इट। या और अगर ऐसे कोई जैसे आप, क्योंकि आपका मेन जो है वो पुलिस का, अगर मैं बोलूँ रिफॉर्म्स उनके लिए बनाना और जिससे वो डेवलप हो पाए, तो विमेन की अगर मैं बात करूँ, अगर आपका कभी ऐसा है कि विमेन इज सेंट टू अ पुलिस, विमेन इज सेंट टू अ सेक्लूडेड प्लेस फॉर देयर जॉब, और तो उसके लिए प्रॉपर ध्यान दिया जाता है कि यू नो फॉर हर सेफ्टी एंड एवरीथिंग? जनरली तो ऐसा नहीं होता है कि उसको अकेले कोई ऐसी जगह भेजा जाए, क्योंकि पुलिस एक टीम में काम करती है, आपको पता है। पुलिस की टुकड़ी भी जाती है तो वो एक टीम में ही जनरली जाती है, तो इस तरह से एक कम्बिनेशन रहता है। और बाकी तो जब हमने आम लेडी को ट्रेनिंग दे रखी है सेल्फ डिफेंस की, तो शी इज इन पुलिस, तो शी नोज हाउ टू डील एंड टैकल। तो वो छोटा बहुत रिस्क तो रहता ही है, बट वी डू टेक केयर। उनके सबके व्यू अलग अलग हमने कॉन्फ्रेंस की हैं, उनके सारे व्यू ले लिए हैं। उनकी जो भी लेडी स्पेसिफिक जो इश्यूज हैं उसको टैकल करने के लिए। और इनफैक्ट जैसे हमारे आर्मी में रहता है प्रॉपर, यू नो, इन टर्म्स के आर्मी कैंप्स है, एजुकेशन का, हर चीज़ का उनका ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे सेम वी हैव पुलिस वेलफेयर और समथिंग, राइट, जिसमें पूरा पुलिस की हाउसिंग, एजुकेशन, उनकी हॉस्पिटैलिटी, फैमिलीज के लिए ये सब प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, हमारा भी पूरा ऐसा ही सिस्टम है। ओके। और वेलफेयर के लिए सब कुछ उनके पास है। जैसे कि कम्युनिटी ग्राउंड है, कम्युनिटी हॉल है, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल जहाँ नहीं है तो वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो जा सकें उसकी फैसिलिटी है। कई हमारे यहाँ स्कीम भी है उनके लिए, मेडिकल स्कीम या दूसरी स्कीम। हाउसिंग जितना हो सकता है, हाउसिंग पूरा कॉरपोरेशन है, हाउसिंग पुलिस कॉरपोरेशन, मतलब सारी सुविधाएं मकान बनाते हैं। ओके। और सबसे बड़ी बात, जब से मैं अभी वेलफेयर का चार्ज में देखता हूँ, तो हमने हर यूनिट की वेलफेयर कमेटी बना रखी है। सपोज एक पुलिस स्टेशन में एक यूनिट है, सपोज एक पुलिस लाइन है जहाँ सब रहते हैं, तो वहाँ की पुलिस वेलफेयर यूनिट वो डिसाइड करती है कि उनको क्या चाहिए, कौन सी वेलफेयर एक्टिविटी होनी चाहिए। आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ 48 वेलफेयर एक्टिविटीज हैं जो क्लासिफाइड हैं, जिसमें वो काम कर सकते हैं। ओके। एनवायरनमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, जिम भी है उसके अंदर, तो स्कूल भी है, विद्या मंदिर भी है, बस की फैसिलिटी है। इस तरह से अलग अलग हैं। तो हमने वो जो वेलफेयर यूनिट है उसके अंदर उसकी संख्या ज़्यादा, उसके अंदर वुमेन भी हो, सीनियर सिटीजन भी हो, यूथ भी हो, दूसरे मेंबर भी हो, और उनके व्यू लेके वेलफेयर एक्टिविटी हो, ऐसा हम करते हैं। ओह वाओ, मतलब पूरा ध्यान रखा जाता है जिससे वो अपनी पूरी जिम्मेदारियां अपना बता सकें। तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो वो उनको बताने का मौका ना हो और हमारे ध्यान पे ना हो। हाँ, मेक सेंस। तो सर एक लास्ट चीज़, अगर आप हमारे यूथ को कुछ बोलना चाहे, एक चीज़ कि ये चीज़ आप हमेशा याद रखा करो अपनी तरफ से, तो आप वो क्या बोलना चाहोगे?
यूथ को मैं वही बोलूँगा जो मैंने पहले बोला था, लाइफ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में आपको सिचुएशन से एडजस्ट करके सिचुएशन को विन करना है। अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, इतने सेक्टर हैं, कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है। कोर्स की कोई कमी नहीं है, अलग अलग कोर्स के अलावा दूसरे ऑप्शन भी बहुत हैं जहां वो कर सकते हैं, बट दे हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन, देयर इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी इन देयर एफर्ट्स। और लाइफ में अगर उनका फिर कोई मिशन है, टारगेट है, गोल है, तो फिर अगर ये इस तरह से वो लाइफ को देखेंगे तो फिर कोई उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, वही अपना टारगेट जो आपने बोला स्टार्टिंग में, अपना टारगेट रखो, बैकअप भी रखो, बिल्कुल। पर टारगेट रखो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आई मीन दैट वाज अ रियली इंसाइटफुल सेशन सर। और जैसे मैंने बोला था, मुझे और जैसे आपने सुरक्षा सेतु की बात करी, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपसे और डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड में बात करना चाहूँगी। बट ये जो पहला था मेन मुद्दा जो मुझे उठा रहा था कि पुलिस जो दिखता है वो असली में तुमने जो एक परसेप्शन बना रखा है उससे बहुत बियॉन्ड है। आप इतना कुछ कर रहे हो सोसाइटी के लिए, अपने खुद इंटरनल पूरी पुलिस टीम के लिए। सो आई थिंक दैट्स कमेंडेबल। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।